नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत साइंस का लगातार हम कोर्स आपको करा रहे थे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करा रहे थे। ऑलरेडी सारी चीजें करा चुके हैं, बस ये 350 प्रश्न वाली सीरीज हमारी चल रही थी। इससे पहले चौथा पार्ट देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज ये हमारा इसका आखिरी पांचवा पार्ट होगा और इसी के साथ हमारा साइंस का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा अगला सब्जेक्ट हैंड रिटन नोट, जो पहले हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी स्टाइल में। बाकी इससे पहले के कोई भी वीडियो आपने नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 5 के अंतर्गत 281 से 350 तक हमारे लगभग 70 क्वेश्चन जो है वो इसमें कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 281 प्रश्न से। 281 प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स, इसका एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर फैराडे? आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वेबर। वेबर की बात करते हैं तो आपका ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, मापने की मानक इकाई होती है वेबर। डब्ल्यू बी जो है इससे हम दर्शाते हैं। 282 क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट करंट, इससे डायरेक्ट करंट, इसमें बदलने वाले उपकरण को क्या नाम से जाना जाता है? ट्रांसफार्मर, मोटर, दिष्टकारी या फिर इन्वर्टर? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि दिष्टकारी रेक्टिफायर। और दिष्टकारी रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो क्या करता है? एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी यानी कि दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका दिष्टधारी, या जिसको हम रेक्टिफायर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 283 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें पूछा गया है जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो ये आपका टेम्परेचर दिए गए हैं, केल्विन में मान दिए गए हैं, 100 या 373 केल्विन या 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस या 473 केल्विन 200 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम को कौन से टेम्परेचर पर आप गर्म करेंगे जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका प्राप्त होता है? आंसर की बात करेंगे तो बी वाला ऑप्शन 373 केल्विन जो देख रहे हैं ये सही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये जल के जो अणु होते हैं वो त्याग देता है, और त्याग करके क्या बना लेता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2। मैंने बताया था एक में हाफ H2 होता है, एक में केवल आपका H2O करके रहता है। अगला देखते हैं 284 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में नींद और जागने के चक्र को कौन सा हार्मोन है जो नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन, इंसुलिन या फिर एड्रेनालिन? कौन सा इनमें से सही होगा? और हमारा जो अगला सब्जेक्ट रहेगा वो सोशल साइंस, और जो आपका ईवीएस सेक्शन वाला अलग से 10 नंबर दिया गया वो रहेगा, जिसमें हम सोशल साइंस के टॉपिक जो है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका जो नोट्स है वो बनना हमारी तरफ से स्टार्ट हो भी गया है। उसमें जो पहला टॉपिक दे रखा है पृथ्वी की संरचना वाला, उससे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, मेलाटोनिन आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि सोने जागने के जो चक्र हैं उसको नियंत्रित करता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन। कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से निकलता है ये हार्मोन, और सोने जागने के चक्र जो है उसको नियंत्रित करता है। 285 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साबुन के बुलबुले पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर जो रंग है वो दिखाई देने का कारण इनमें से कौन सी घटना होती है? प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होती है, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन होती है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस होती है, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन होती है? कौन सा सही होगा? तो साबुन के बुलबुले को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस हो जाएगा। साबुन के बुलबुले की पतली फिल्म से परावर्तित प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण रंगीन पैटर्न बनता है। आपने देखा भी होगा वो जो आता नहीं है बच्चों के खेलने वाला, जिसमें बच्चे जो है इसी के ही जो सर्फ होता है इसके बुलबुले जो है फेंक मतलब फुला के उड़ाते हैं, तो उसमें कलर दिखाई देता है। अगर आप धूप में उस चीज़ को देखेंगे तो रंगीन कलर दिखाई देता है। वो किसका उदाहरण है? वो व्यतिकरण का है। वही सेम चीज़ आपको साबुन के झाग में भी देखने को मिलता है। अगला देखते हैं 287 नंबर प्रश्न 286 कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व इनमें से कौन सा है? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है या फिर फ्लोरीन है? कौन सा सही होगा? आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व। आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की जब बात करेंगे ऑप्शन डी वाला सही होगा। हैलोजन समूह में आता है ना, आपको मैंने बताया था हैलोजन जो पीरियोडिक टेबल दिखाई थी उसमें दिखाया था
कि आपका जो हेलोजन है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। तो इन ये फ्लोरीन है ये पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन है कीटोन जो यौगिक होते हैं उनमें उपस्थित कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप वो कौन सा है, कीटोन में पूछा गया है। OH है, COOH है, या फिर C डबल बॉन्ड O करके, या CHO है। तो कीटोन की जब बात करते हैं कौन सा सही होगा, आंसर की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड O करके होगा। कीटोन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बोनिल समूह जो है इन्हें कहा जाता है, ये 2 परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो कार्बोनिल समूह आपका यहाँ पर सही होगा जब कीटोन कार्बनिक यौगिक को लेकर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन 288 है डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, इसके दौरान डीएनए के दोहरे स्ट्रैंड को खोलने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा होता है, लाइगेज, हेलिकेज, पॉलीमरेज या फिर एंडोन्यूक्लियस। बताइए कौन सा सही होगा। डीएनए के प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के दोहरे स्ट्रैंड को खोलने वाला एंजाइम कौन सा है, आंसर हो जाएगा आपका हेलिकेज यानी कि बी वाला ऑप्शन। हेलिकेज जो होता है एंजाइम, या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको अलग करता है, अनजिप करता है। तो हेलिकेज आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन 289 है क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं यानी कि केल्विन साइकिल जो है वो होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन है आपके थाइलाकोइड, स्ट्रोमा, ग्रेना या बाहरी झिल्ली। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन स्ट्रोमा, बी वाला ऑप्शन। जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के तरल भाग जिसमें स्ट्रोमा जो है इसके अंतर्गत जो है वो होती है। तो स्ट्रोमा आपका यहां पर हो जाएगा। 290 प्रश्न है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा था। मीथेन था, यूरिया था, एसिटिक अम्ल था या फिर एथेनॉल था। कौन सा इनमें से सही होगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक। आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि यूरिया। फेडरिक वोलर थे जिन्होंने 1828 में कार्बनिक अमोनियम साइनेट जो है इसको गर्म करके यूरिया, जिसका फॉर्मूला क्या है NH2CONH2, इसका निर्माण किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यूरिया जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर के भी पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो NH2CONH2, और किसको गर्म किया जाता है तो अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि जो 2 लिखा है ना ये नीचे तरफ रहेगा, CONH2 ये 2 जो है नीचे तरफ रहेगा। अगला क्वेश्चन 291 है हॉल हेरोल्ट प्रक्रिया, इसका उपयोग किस धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। हॉल हेरोल्ट प्रक्रिया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं कुछ हमने ऐसी हैं जो सीधे NCERT में आपके दे रखी हैं, कक्षा 12 तक के लेवल के अकॉर्डिंग हमने रखी हैं। तो हो सकता हो कुछ चीज़ें आपने इसमें सुन भी रखी हो, कुछ चीज़ें नहीं रखी हो, पर आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है हर टाइप के क्वेश्चन की। आंसर क्या होगा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से प्राप्त जो एल्यूमिना होता है ना, इसके विद्युत अपघटन के द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विधि कहलाती है हॉल हेरोल्ट प्रक्रिया। तो यही आपका यहां पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 292 है प्रेरकत्व, इसका एसआई मात्रक जो है वो आपका क्या होता है। इंडक्टेंस है, हेनरी होता है, फेराड होता है या फिर टेस्ला होता है या कुलाम होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो है इनमें से क्या होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी यानी कि हेनरी वाला, ऑप्शन ए यानी हेनरी वाला हो जाएगा। विद्युत परिपथ में जो प्रेरकत्व है इसको मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, हेनरी होती है प्रेरकत्व को मापने की इकाई। हेनरी आपका यहां पर सही होगा। 293 क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, इसका मान क्या होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 या 3 × 10 की घात 8 या 1.6 × 10 की घात -19, इस तरीके से ऑप्शन है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है आपका 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन होगा, और ये ही जो है वो हेनरी कैवेंडिश थे जिनके द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। इनका नाम हेनरी कैवेंडिश। 294 क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन करता है और मुद्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी जाता है अलग अलग एग्जाम में। सेरेब्रम होता है, सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क होता है, थैलेमस होता है या हाइपोथैलेमस होता है।
क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, मुद्रा जो है वो भी बनाए रखने के लिए उत्तरदायी। मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क का रोल तो होता ही है, पर कान जो होते हैं आपके उसका भी रोल होता है संतुलन को लेकर के। आंसर की बात करते हैं तो सेरिबेलम आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बी वाला सही होगा। पश्च मस्तिष्क का भाग होता है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क जो है इसी को कहते हैं। तो इसमें शरीर के संतुलन यानी बैलेंस और साथ ही जो भी ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनकी गति को नियंत्रित करने का काम जो है ये करता है। ऐच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, जैसे पलकों का झपकना, हृदय का धड़कना। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन 295 है कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक दूसरे से किस बंध यानी बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध, ईस्टर बंध, पेप्टाइड बंध या हाइड्रोजन बंध। अमीनो अम्ल जो होते हैं ना वो एक दूसरे से किस बंध के द्वारा प्रोटीन में जुड़े होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला यानी पेप्टाइड बंध। अमीनो अम्ल जो होते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के कारण पेप्टाइड बंध आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन 296 है, रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है? आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स है या डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट्स या प्लाज्मा है। आपको याद भी होगा जब हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ा था, जहां पर आपको क्लियर तरीके से बताया था कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वही हमारी काम करती हैं प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में। यहां पर भी वही कह रहा है संक्रमण और बीमारियों से बचाने को लेकर। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है जो रोगाणुओं से जो है वो लड़ती हैं। अगला क्वेश्चन 297 है, मानव शरीर में जो क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं, क्रैनियल नर्व्स होती हैं, इनकी कितनी जोड़ियां पाई जाती हैं? 10, 12, 31 या 33? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी होती हैं। इसमें मनुष्य के मस्तिष्क से निकलने वाली क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं, इनकी कुल 12 जोड़ियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, और मस्तिष्क की जब बात करेंगे तो 12 जोड़ियां जो है वो क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, इसकी गणना का सूत्र क्या होता है? जी बराबर जी एम आर है, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, जी बराबर स्मॉल जी बराबर जी अपॉन एम आर है, या फिर स्मॉल जी बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन जी करके है। आंसर हो जाएगा यहाँ बी वाला, स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी जो है पृथ्वी के द्रव्यमान m और त्रिज्या r इस पर निर्भर करती है, और इसका सूत्र होता है g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। 299 प्रश्न है, रबर के वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? फास्फोरस, सल्फर, कार्बन या सिलिकॉन। रबर के वल्कनाइजेशन में किस तत्व का यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सल्फर यानी गंधक। प्राकृतिक रबर को कठोर और अधिक लचीला बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, और सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है। इसी को हम कहते हैं वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन। तो यही आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं, एक्वारेजिया या अम्लराज ये किन दो अम्लों का मिश्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। एक्वारेजिया या अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण है? आंसर की बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यहां पर जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है वो मिश्रण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये हो जाएगा HCl, ये हो जाएगा HNO3। अगला क्वेश्चन 301 देखते हैं, कार्बन डेटिंग में प्रयुक्त कार्बन 14 की अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ कितनी होती है? तो 5730 वर्ष, 4500 वर्ष, 10,000 वर्ष या 2500। ये जो कार्बन 14 पद्धति है ना, इससे हम निकालते हैं किसी भी प्राचीन चीज की एज निकालना हो, पुराना कोई अगर मान लीजिए खुदाई में निकली कोई चीज़ हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, तो हमें ये पता लगाना है कब की है, तो इसका यूज़ करते हैं। तो जो कार्बन डेटिंग है इसमें जो कार्बन 14 इसकी अर्ध आयु कितनी होती है? तो ये होती है 5730 वर्ष। रेडियो एक्टिव कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष होती है, जिसका यूज़ किया जाता है जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। अगला क्वेश्चन 302 है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का यूज किया जाता है? बताइए। यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 या कार्बन 14। इसके अलावा जो भी वीडियो पर नए हो वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि दोबारा आपका जो भी नया वीडियो आप तक पहुंच सके।
तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें उत्सर्जित करता है, जो कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में उपयोगी है। तो कोबाल्ट 60 जो है आपका सही हो जाएगा। 303 अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी, इसका जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन या आर एच विटकर? आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी होता रहता है कई बार। आंसर हो जाएगा आपका कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है आधुनिकी वर्गीकी का जनक, यानी कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जो है वो दी थी, बायोनॉमिनल न्यूमेनक्लेचर प्रस्तुत किया था। और इसमें मैंने आपको बताया भी था होमोसेपियंस के एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन 304 है, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस और हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का प्रमेय, पास्कल का नियम या न्यूटन का नियम? कौन सा इनमें से सही होगा? हाइड्रोक्लोरिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, ये दो टाइप से यहां पर पूछा गया है और आपको बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से सी वाला ऑप्शन, यानी कि पास्कल का नियम जो है यहां पर सही हो जाएगा। बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, और ये पास्कल का नियम जो है वो होता है। तो यही आपका यहां पर सही होगा, पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 305। फोटॉन की ऊर्जा E और उसकी आवृत्ति F, इसके बीच संबंध दर्शाने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? E बराबर mc स्क्वायर है, E बराबर hf है, या E बराबर हाफ mv स्क्वायर है, या E बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? फोटॉन की ऊर्जा E और उसकी आवृत्ति F, इसके बीच संबंध दर्शाने वाला सूत्र कौन सा होता है? ऑप्शन बी वाला, यानी E बराबर h अपॉन एच एफ करके। मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग फोटॉन की ऊर्जा जो होती है उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। E बराबर एच एफ, जहां एच क्या है आपका प्लांक नियतांक है। तो यही आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 306 नंबर है कि मानव आहार नाल, इसका वह भाग जहां पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, कौन सा वो भाग होता है? अमाशय में होता है, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, या ग्रास नली में होता है? बताइए, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या एसोफेगस? मानव आहार नाल जहां पर पूछा गया है पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, आंसर क्या होगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो होता है इसकी आंतरिक दीवारों पर क्या होता है? विले होते हैं, विलाई होते हैं। इसी को हिंदी में विलाई कह रहे हैं, वैसे आप विली लिखते हैं। तो पचे हुए पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण जो है ये करते हैं। अगला क्वेश्चन 307 है कि जो अल्फा कण हैं किसके नाभिक के समान होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ विच एलिमेंट? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या कार्बन? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो हीलियम ये जो है यहाँ पर सही होगा। अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए ये हीलियम के नाभिक He2+ इसके बिल्कुल समान होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीलियम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 308 नंबर कि सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें किस प्रकार का रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड पाया जाता है? सहसंयोजक बंध, आयनिक विद्युत संयोजक बंध, या धात्विक बंध, या उप सहसंयोजक बंध? कौन सा इनमें से सही होगा? NaCl में किस प्रकार का रासायनिक बंध पाया जाता है? आंसर की बात करेंगे आयनिक विद्युत संयोजक बंध, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। Na धातु से क्लोरीन अधातु में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण NaCl में आयनिक बंध जो है वो बनता है। तो आयनिक विद्युत संयोजक बंध आपका जो है वो सही होगा NaCl में। Na आपका धातु और Cl आपका अधातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं 309 नंबर की आंसुओं और लार में मौजूद वह एंजाइम कौन सा है जो बैक्टीरिया को मारता है? एमाइलेज, पेप्सिन, या फिर लाइसोजाइम या लाइपेज? आंसुओं और लार में मौजूद वह एंजाइम जो बैक्टीरिया को मारता है, आंसर की बात करेंगे तो लाइसोजाइम सही होगा। लाइसोजाइम एक जीवाणुरोधी एंजाइम है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट करने का काम करता है। तो लाइसोजाइम आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे लाइसो सोम हमने पढ़ रखा है ना, आत्महत्या की थैली, थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता नाम है। अगला क्वेश्चन 310 नंबर है, लोहे का सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा इनमें से जो है वो है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिडेराइट या क्यूपराइट? कौन सा सही होगा? लोहे का सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? आंसर आपका हो जाएगा हेमेटाइट, पहला वाला ऑप्शन। हेमेटाइट Fe2O3 लोहे का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से पाया जाने वाला अयस्क है। तो हेमेटाइट Fe2O3 आपका यहां पर सही होगा।
311 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है H2O2 में? -2, -1, +1 या +2, कौन सा सही होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था तो -1 होगी। पेरोक्साइड की जब बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य -2 के बजाय हमेशा -1 होती है, वैसे सामान्य में -2 होती है। 312 क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या आवेश आव संरक्षण, कौन सा जो है वो सही होगा बताइए? ऊष्मागतिकी का पहला नियम आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, यानी सी वाला। प्रथम जो नियम है ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है, यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको बदल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 313 कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है वो किया जाता है? क्या कह रहा है? सापेक्षिक आर्द्रता। तो हाइड्रोमीटर करते हैं, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको जब टॉपिक वाइज में भी कवर किया था ये चीज क्लियर की थी, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में ही कंफ्यूजन होता है। तो आर्द्रता की जब बात होगी तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। हवा में मौजूद जो नमी है, आर्द्रता है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर जो है वो यूज किया जाता है। और हाइड्रोमीटर जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसका यूज कहां किया जाता है हम बता चुके, कमेंट में आप लोग बताइएगा। ट्रिक से भी इसीलिए हमने आपको याद करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 314, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय स्टेट में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण। तो ये तो कई बार बता चुके हैं, सब्लिमेशन जो है इसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन इसे कहते हैं। एग्जाम्पल में कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन जैसे पदार्थ जो ठोस से गैस में बदलते हैं उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये द्रव में नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट गैसीय स्टेट में बदल जाते हैं। 315 नंबर क्वेश्चन है, 25 डिग्री टेम्परेचर है, इस पर शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 0, 7, 14 या 5.5। शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पूछा गया है, आंसर हो जाएगा 7। शुद्ध जल जो होता है ना वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन 316 है, कोशिका में प्रोटीन की पैकेजिंग और संशोधन यानी मॉडिफिकेशन का कार्य कौन सा अंग करता है? लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जी उपकरण है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन सा सही होगा? कोशिका में प्रोटीन की पैकेजिंग की बात होगी और संशोधन की बात होगी तो कौन सा अंग कार्य करता है? आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड इसको पैक करके उनके सही स्थान पर भेजने यानी ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। तो गोल्जी उपकरण आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और ये कोशिका में प्रोटीन को लेकर के जो है वो पैकेजिंग करता है, संशोधन करता है और क्वेश्चन ये काफी पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है 317 कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम जो है वो भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या गुरुत्वाकर्षण नियम? न्यूटन का कौन सा नियम है जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं? कई ढेर सारे तो हमने आपको एग्जाम्पल कराए थे ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन बने तो आप कर ले जाएं। टॉपिक वाइज में ये सारी चीजें करा चुके हैं। आंसर की बात करेंगे तो पहला नियम आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। न्यूटन की गति के पहले नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 318 है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल या फिर वॉट? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है सरफेस टेंशन का? आंसर की बात करेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। पृष्ठ तनाव प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल है, इसलिए इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, N/m करके आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 319 है कि कुछ अकशेरुकी जीव जैसे ऑक्टोपस के रक्त का नीला रंग ये किस श्वसन वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन या फिर आपका क्लोरोक्रूओरिन या हीमोसाइनिन या मायोग्लोबिन, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, बी सी वाला ऑप्शन हीमोसाइनिन सही होगा। ऑक्टोपस और जो कुछ केकड़े भी हैं इनके रक्त में हीमोसाइनिन होता है जिससे लौह के बजाय तांबा जो है वो कॉपर होता है और इसी के कारण जो है रक्त का नीला रंग जो है वो देखने को मिलता है। तो वही पूछा गया था किस श्वसन वर्णक के कारण होता है, तो आप कहेंगे हीमोसाइनिन के कारण होता है। अगला है चींटी का जो डंक होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड जिसको मेथोनिक अम्ल भी कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, कौन सा सही होगा? जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, फेसबुक से नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, इसी वीडियो के कमेंट में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी, अवश्य जुड़ जाइएगा।
आंसर की बात करते हैं, फार्मिक अम्ल आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, मेथनोइक भी कह सकते हैं। तो चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक एसिड HCOOH पाया जाता है, जिससे क्या होता है, त्वचा में जलन जो है वो महसूस होती है। अगला क्वेश्चन 321 है, वह कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो जन्म के समय बड़ी होती है लेकिन उम्र के साथ सिकुड़ती जाती है? थायराइड, पीनियल, थाइमस, एड्रिनल। अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथि है जो जन्म के समय तो बड़ी होती है लेकिन उम्र के साथ सिकुड़ती जाती है? आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है और यौवन यानी प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे सिकुड़ करके वसा में बदल जाती है। तो थाइमस ग्लैंड आपका यहाँ पर सही होगा। 322 नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसका मान लगभग कितना होता है? 3 × 10⁵ या 3 × 10⁸ या 3 × 10⁻⁷ या 3 × 10⁻⁶? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बी ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग सी द्वारा प्रकाश दर्शाया जाता है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों मैग्नेटिक पोल्स, इस पर नमन कोण एंगल ऑफ डेप्थ ये कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कौन सा सही होगा? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री और चुंबकीय ध्रुवों पर यह कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दोनों में अलग अलग है। भूमध्य रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री और चुंबकीय ध्रुवों पर यह 90 डिग्री लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणुओं की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 6 होती है? बताइए कौन सा सही होगा। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी वाला। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता या चतुष्क संयोजकता या फिर टेट्रावैलेंसी 4 जो है वो होती है। आपने देखा भी होगा, जब हम यूपीएससी नेम की बात करते हैं तो हम 4 के थ्रू तो उसको कंप्लीट कराते हैं। अगला क्वेश्चन 325 की बात करते हैं, विटामिन ई इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल है या फिर फाइलोक्विनोन है? ट्रिक भी बता चुके हैं सभी की विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की। आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। तो सी वाला ऑप्शन, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट और प्रजनन विटामिन है, इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन 326 है, क्रम विकास का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये किसने प्रस्तुत किया था? लैमार्क ने दिया था या फिर ग्रेगर मेंडल ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था या ह्यूगो डी व्रीज, किसके द्वारा जो है वो दिया गया था? क्रम विकास का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? आंसर की बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन चार्ल्स डार्विन सही होगा। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इसमें प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया था। तो चार्ल्स डार्विन आपका सही होगा और ये आपको दिया था क्रम विकास का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपका है कि बोर के परमाणु मॉडल, इसके अनुसार किसी भी कक्षा में यानी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से हम निकालते हैं? n² से, 2n से, 2n² से या n/2 से? बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए सूत्र होता है 2n² यानी सी वाला ऑप्शन। किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर n में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहां पर जैसे एग्जांपल के लिए n बराबर 1 में 2 होंगे, n बराबर 2 है तो वहां पर 8 होंगे, इसी में वैल्यू रखेंगे, उससे आप जो है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर n वैल्यू रखेंगे तो n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। वहीं n की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी है? लाइटेस्ट मेटल इनमें से कौन सी है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, कौन सा सही होगा? आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सा सही होगा? बिल्कुल आंसर यहाँ सी वाला लिथियम सही होगा। लिथियम सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु होती है और इसका घनत्व जो होता है वो पानी से भी कम होता है। लिथियम आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड ये टेक्निक जो होती है वो कौन से तरंग सिद्धांत पर आधारित होती है? एक्सरे का विवर्तन, पराध्वनि तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन सा इनमें से सही होगा? सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड टेक्निक किस तरंग सिद्धांत पर आधारित है? आंसर की बात करेंगे तो बी वाला यानी पराध्वनि तरंगों का परावर्तन। सोनोग्राफी की जब बात करते हैं तो इसमें उच्च आवृत्ति वाली पराध्वनि तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनके परावर्तन का उपयोग किया जाता है और शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र बनाने में भी यूज होता है।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पराध्वनि तरंगों का परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 330 की ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है। लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है, डायनमो है, सोनार है, कौन सा इनमें से सही होगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण, तो कौन बदलता है, आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन, बी वाला ऑप्शन। माइक्रोफोन, माइक जो होता है ना, वो क्या करता है, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके क्या करता है, उनको विद्युत संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। तो माइक्रोफोन आपका यहां पर जो है वो सही हो जाएगा। 331 नंबर प्रश्न, एक स्वस्थ युवा व्यक्ति का सामान्य डायस्टोलिक यानी रक्तचाप की अगर बात करें तो उसमें दो टाइप के होते हैं ना आपके, तो वही यहां पर पूछा गया है कि डायस्टोलिक वाला रक्तचाप कितना होता है। 120 mmHg होता है, 80 वाला mmHg है, 100 है या 140 है, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो 80 वाला होगा। 80 mmHg सामान्य जो रक्तचाप होता है ना, वो 120/80 mmHg होता है। जो 120 वाला नंबर होता है वो होता है सिस्टोलिक, जबकि प्रश्न में आपके क्या पूछा गया था, डायस्टोलिक। तो 80 वाला डायस्टोलिक हो जाएगा और जो सिस्टोलिक होता है वो आपका 120 होता है। अगला क्वेश्चन 332 है, मानव शरीर के बालों और नाखूनों में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजन है, केराटिन है, इलास्टिन है, एब्लुमिन है, कौन सा सही होगा। मानव शरीर के बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आंसर की बात करेंगे तो केराटिन आपका सही होगा, बी वाला ऑप्शन। त्वचा की बाहरी परत, बाल, नाखून और जानवरों के जो सींग होते हैं उनमें केराटिन नामक कठोर संरचनात्मक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 333 है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है। ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑर्गन या नाइट्रोजन होती है, क्लोरीन होती है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी रहती है। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आर्गन या नाइट्रोजन सही होगा। उच्च टेम्परेचर पर टंगस्टन क्या होता है, फिलामेंट को जलने से रोकने के लिए बल्ब में निष्क्रिय गैसें भरी जाती है, निष्क्रिय में आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है, और यही आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन 334 है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ओम होता है, ओम प्रति मीटर होता है, ओम मीटर होता है या सीमेंस होता है। देखिए ये दोनों अलग हैं, एक में प्रति है वो बटे में आ जाता है, ओम मीटर में सीधे सीधे में एक ही लाइन में चलता है। तो कौन सा सही होगा, आंसर हो जाएगा ओम मीटर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ओम मीटर आपका प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 335 है, कवकों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। सेलुलोज या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन या काइटिन या लिपिड। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो काइटिन हो जाएगा। कवकों की कोशिका भित्ति एक मजबूत और लचीले पॉलीसेकेराइड काइटिन की बनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, काइटिन जो है वो सही हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड काइटिन की जो है वो बनी होती है। अगला क्वेश्चन 336 है कि कीटो जैसे कॉकरोच इसका मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। वृक्क है, नेफ्रिडिया है, मेल्पीगियन नलिकाएं हैं या फ्लेम कोशिकाएं हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। कीटो जैसे कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, मेल्पीगियन नलिकाएं। अधिकांश जो कीट होते हैं ना उनमें यूरिक एसिड को छानने और शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, मेल्पीगियन नलिकाएं जो है वो करती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका मेल्पीगियन नलिकाएं। अगला क्वेश्चन है 337 की स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन यानी कि V, उसके दाब यानी कि P इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये पूछा गया है कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम है या फिर आपका गे लुसाक का नियम है, बॉयल का नियम है, एवोगाड्रो का नियम है, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की अगर बात करते हैं आंसर हो जाएगा बॉयल का नियम। बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग स्थिर तापमान T पर P जो होता है वो अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती, अपोजिट में जाएगा, बटे में जाएगा, तो 1/v के बराबर जो है ये होगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, वैल्यू बटे में चली जाती है, अनुक्रमानुपाती में होता है वो सामने रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 338 की किसी प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कैटेलिसिस का साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। साम्य स्थिरांक बढ़ जाएगा या साम्य स्थिरांक घट जाएगा या कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा या हमेशा शून्य हो जाता है, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा।
आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी वाला ऑप्शन सही जो है यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 339 नंबर का। तो अगला 339 क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान जो है इस जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका मान जो होता है वो सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस या -373 डिग्री सेल्सियस, कौन सा इनमें से सही होगा? परम शून्य तापमान की अगर बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो सही होगा। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन को परम शून्य कहा जाता है, जो सेल्सियस में ठीक -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये वैल्यू दोनों आपको हम बता चुके हैं पहले भी, तो यही आपको जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 340, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका सामान्य नाम क्या है या व्यवसायिक नाम भी आपसे कह दिया जाता है? बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, या फिर चूना पत्थर है, या ब्लीचिंग पाउडर है? कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है CaO का? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो बिना बुझा हुआ चूना होगा, बी वाला ऑप्शन। CaO जो होता है ना, इसको बिना बुझा चूना क्विक लाइम कहते हैं। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये आपका CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, यानी बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना CaO है और बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, और बनता कैसे है? पानी मिलाने पर। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 341 है, क्लोनिंग टेक्निक से पैदा होने वाले विश्व का पहला स्तनधारी मैमल या जीव कौन सा था? बंदर, चूहा, डॉली भेड़ या फिर गाय, कौन सा सही होगा? क्लोनिंग टेक्निक से जो है वो कौन पैदा हुआ? आंसर हो जाएगा डॉली भेड़। 1996 में इयान विल्मुट और उनकी टीम ने वयस्क दैहिक कोशिका सोमेटिक सेल जो है, इससे डॉली नामक पहली भेड़ जो है वो क्लोन की थी। क्लोन का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप पहले शक्तिमान देखते थे तो उसमें एक शक्तिमान का डुप्लीकेट आ गया था, वही क्लोनिंग कर लेते हैं, तो वही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 342 है, बच्चों में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स है, क्वाशरकोर है, पेलाग्रा है, एनीमिया है? मैंने आपको बताया, कई बार बताया है, प्रोटीन की कमी से जब भी बात करेगा तो क्वाशरकोर होता है और एक मेरेस्मस भी होता है। तो प्रोटीन के अभाव से बच्चों में क्वाशरकोर रोग हो जाता है, जिसमें पेट फूल जाता है और वृद्धि रुक जाती है। और मेरेस्मस में क्या होता है? अपोजिट होता है, पूरा शरीर दुबला पतला होता है एकदम। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 343 है, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है? अल्फा किरणों की होगी, बीटा की होगी, एक्सरे की होगी या गामा किरणों की होगी? बताइए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी? आंसर की बात करेंगे तो गामा किरणों की होगी। अल्फा, बीटा, गामा में सबसे जो लास्ट में आती है ना, वो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और ऊर्जा जो होती है वो सबसे अधिक होती है, और जिससे क्या होगी? इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा सबसे ज्यादा है। तो इसलिए आपका भेदन क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? गामा किरणों में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की जब बात की जाती है तो उसमें क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। तो कुल कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त का पूछ रहा है, क्योंकि आपकी इससे पहले वाली अलग थी, आधुनिक वाली अलग थी। आधुनिक वाली मोजले ने दी थी। तो 7, 8, 18 या 9, कौन सा सही होगा? क्षैतिज पंक्तियों वाले पूछ रहा है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 जो है वो आवर्त थे, और वर्गों की जब बात करते हैं तो 18 जो है वो वर्ग थे। जो 7 आवर्त थे वो ऐसे लंबे लंबे चलते थे, और जो 18 वर्ग समूह है वो इस तरीके से खड़े खड़े आपको देखने को मिलते थे। तो ये आपका 7 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 345 क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर वस्तुओं के बहुत करीब होने पर उनका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब जो है वो बनाता है। तो अवतल दर्पण यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 346, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल के अणुओं का टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, फोटोलिसिस कहेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे या केल्विन चक्र? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा फोटोलिसिस। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन में टूटना, ये क्या कहलाता है? प्रकाशिक अपघटन या फोटोलिसिस। तो ये आपका यहाँ पर फोटोलिसिस आपका सही होगा।
347 क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसेस या नोबल गैसेस जो होती है उनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती, 2 होती, 8 होती या 0 होती है। उत्कृष्ट गैसेस या नोबल गैसेस की संयोजकता या वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। उत्कृष्ट गैसेस जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, इनका सबसे जो बाहरी कक्ष होता है ना वो पूरी तरीके से भरा होता है, और जब भरा होगा तो ना तो उनको अट्ठा कंप्लीट करना होगा, तो इसलिए वे रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं और उनकी संयोजकता 0 होती है। 348 क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला, ल्यूमेन, लक्स या वेबर। ज्योति तीव्रता को मापने का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला यानी कि कैंडेला। ज्योति तीव्रता 7 मूल भौतिक राशियों में से एक है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला जो है वो होता है, तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है हम आपसे पूछेंगे 69 नंबर वाला, मतलब लास्ट वाला जो 350 वाला होगा। तो प्रश्न आपका है 349 कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, प्रोटॉन, आयनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों या न्यूट्रॉन के कारण। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसके कारण होता है, बताइए कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, बी सी वाला ऑप्शन। तो जो पूछा गया था, विद्युत जो धातुएं होती ना वो विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। सारे क्वेश्चन हुए हमारे समाप्त और ये सीरीज भी हुई हमारी समाप्त, पर लास्ट में एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, और क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन, व्हाई आर वायरसेस कंसीडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फर्स्ट ऑप्शन, उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, या फिर वे केवल मेजबान होस्ट के शरीर के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या उनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो सभी लोग कोशिश अवश्य कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे चीज़ें आपकी और अच्छे से रिवाइज होंगी। इसी के साथ ये हमारा साइंस वाला पोर्शन की लास्ट क्लास समाप्त होती है। अगले आने वाले वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक वाइज में सोशल साइंस का जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, हैंड रिटन नोट वाले स्टाइल में, जैसे हम साइंस का पहले करा रहे थे। बाकी कोई सुझाव हो तो आपका अवश्य कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि उसको हम आगे अप्लाई कर सकें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों के साथ, ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। और प्लेलिस्ट आपको अलग से साइंस की मिल जाएगी, जहाँ पर आप सारी चीज़ें जो है वो जा करके देख सकते हैं। करंट अफेयर भी वगैरह उसमें हमने करा रखी हैं, और भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर आएंगी, तो वो भी आपको उस प्लेलिस्ट में यानी सुपर टेट की साइंस प्लेलिस्ट में भी ऐड होते हुए देखने को मिलेंगी। बाकी अभी के वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।